नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे पादपों और जंतुओं में परिवहन। तो ये सारे प्रश्न उससे ही जुड़े हुए होंगे और ये क्लास रहेगी विज्ञान की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा हुआ भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ। उपयुक्त में से रक्त किसका या किनका परिसंचरण करता है, यानी कि किनका परिवहन करता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी कि इन तीनों का ही क्या करता है, रक्त परिसंचरण। रक्त में तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जो पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिका भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती हैं। रक्त शरीर में से ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आज की जो वीडियो रहेगी, जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे एग्जाम में प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। तो पहला है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो आपने बताना कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सिर्फ पहला कथन सही है। तो दूसरा कथन गलत क्यों है, चलिए देखते हैं। पहला कथन सत्य है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक होता है, ना कि पीले रंग का। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अतः कथन 2 गलत है, क्योंकि दूसरे कथन में क्या लिख रखा है कि हीमोग्लोबिन पीले रंग का वर्णक होता है, जबकि कौन से रंग का होता है, लाल रंग का। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश। तो देखिए जो WBC होते हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिकाएं, उनका काम क्या है, तो उनका काम है रोगाणुओं का विनाश करना। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं इसमें तैरती रहती हैं। यह कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, या प्लेटलेट्स या पटिकाणु। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, रक्तवाहिकाएं, हृदय, वृक्क। उपर्युक्त में से कौन से मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो केवल 4। जो वृक्क है वो मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा रक्त, रक्तवाहिकाएं, हृदय, ये क्या है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रक्त, रक्तवाहिकाएं एवं हृदय तीनों ही मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। रक्त ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन व अपशिष्टों का परिवहन करता है। जो परिवहन रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में 2 प्रकार की वाहिनियां पाई जाती है, धमनी जिन्हें आर्टरी कहते हैं और शिरा बीन। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। देखिए ये प्रश्न भी बनता है, धमनियों और शिरा यानी कि बीन से जुड़ा प्रश्न ये रहता है कि हृदय से ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन या शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ऑप्शन होता है धमनियां या शिराएं। तो धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, अतः वाहिनियों की भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को यानी कि जो अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे बाल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। वृक्क मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, ना कि परिसंचरण तंत्र का हिस्सा। तो इसलिए ये कथन गलत था। चौथा जो वृक्क के बारे में दे रखा था वृक्क ऑप्शन में, वो गलत था। नेक्स्ट है कि चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करता है। तो स्टेथोस्कोप। दिल की धड़कन किसके द्वारा मापी जाती है। तो स्टेथोस्कोप। देखिए हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकोचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और विश्रांति यानी कि रिलैक्सेशन करती हैं जो हृदय संपद हार्ट बीट कहलाता है।
चिकित्सक हृदय संपद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप यानी कि हार्ट बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो हृदय संपद की ध्वनि को आवर्धित यानी कि एम्पलीफाई कर देता है। पेसमेकर हृदय गति के कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु प्रयोग होने वाला उपकरण है। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देखिए इससे भी प्रश्न बनता है। मैंने पहले ही कहा कि आज की वीडियो महत्वपूर्ण, जितने भी प्रश्न होंगे सारे ही महत्वपूर्ण रहेंगे। का प्रयोग किया जाता है संकुचन एवं विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए। प्रश्न पूछा था कि हृदय विकार का पता लगाने के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन था ईसीजी, ईईजी और बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। तो ऑप्शन आपका जो सही आंसर रहता है वो रहता है ईसीजी, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए अब बात करते हैं ईईजी, भी ऑप्शन में दे रखा था। तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। तो ईईजी की फुल फॉर्म रहती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा, स्पंज उपयुक्त में से किसमें या किनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो देखिए 2 और 3 यानी कि हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हाइड्रा और स्पंजों जैसे कुछ जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वे अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी ले आता है। अतः परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता इन्हें नहीं होती। सामान्यतः मछलियों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि डायलिसिस की जो विधि है वो शरीर के किस अंग में कोई गड़बड़ी हो जाए या कोई विकार उत्पन्न हो जाए तब प्रयोग में लाई जाती है। आपको उस अंग का नाम बताना। तो इसका जो राइट आंसर भी है ब्रिक यानी किडनी। तो ब्रिक का मुख्य कार्य मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिक का मुख्य कार्य या ब्रिक किस तंत्र से संबंधित है, तो उत्सर्जन तंत्र से, ना कि परिसंचरण तंत्र से। ब्रिक का मुख्य कार्य वह रक्त को छानने का होता है। डायलिसिस की विधि का प्रयोग ब्रिक के अक्रिय हो जाने की स्थिति में किया जाता है। इस विधि में कृत्रिम ब्रिक यानी कि आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त को नियमित रूप से छाना जाता है। ब्रिक मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रिक मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा लवण और जूरीय जल के साथ पसीने तथा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। शरीर से निकलने वाला पसीना शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के साथ साथ शरीर को ठंडा बनाए रखने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ जंतु के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कि मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सिर्फ पहला ही कथन सही है, दूसरा कथन गलत क्यों है। तो देखते हैं। देखिए जंतुओं के शरीर में रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। तो मछली जैसे जलीय जंतु अमोनिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। जो पक्षी हैं, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। ये पदार्थ यूरिक अम्ल होता है जो मुख्यतः सफ़ेद रंग का यौगिक है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। अब है कि सूची 1 को आपने सूची 2 से सम्मिलित करना। सूची 1 में पौधे के भाग दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं, और सूची 2 में उनके कार्य बता रखे हैं। आपने बताना कि किस भाग का क्या कार्य है। तो देख सकते हैं रंध्र, जाइलम, फ्लोएम, मूलरोम। तो भोजन का, देखिए रंध्र का काम होता है बाष्पोत्सर्जन, रंध्र का काम है बाष्पोत्सर्जन। जाइलम, ज से जाइलम, तो ज से जल, तो जल का परिवहन। जाइलम का क्या काम है, जल का परिवहन। रंध्र का बाष्पोत्सर्जन। फ्लोएम, फ से फूड यानी कि भोजन का परिवहन फ्लोएम करेगा। और मूल रोम, जल का अवशोषण। तो यानी कि 3, 2, 1, 4 क्या होगा, सही मिलान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और एक आपको कारण दिया गया। देखिए कथन दिया गया कि मूलों द्वारा यानी जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अविकर्षित यानी कि खींचकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। कारण इसका ये दे रखा कि पत्तियों से जल के बाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। तो देखिए कथन सही है, कारण सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है।
पौधों में बाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित कर तने और पत्तियों में पहुंचता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। बाष्पोत्सर्जन का जे प्रक्रम पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। तो देखिए इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। जे देखिए जो चैप्टर है जे क्लास 7th में है, शायद 7th या 8th में है जो चैप्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही इसमें प्रश्नों को ऐड किया गया है, यानी कि बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।